As I have discussed in last class about bill of exchange, I request you all to please mute yourself, ताकि कोई बैकग्राउंड वॉइस ना आए। आप अपने आप को सब लोग म्यूट कर लेंगे। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में सपोज ए एंड बी, ये दो बातें हैं, ठीक है। ए इज द क्रेडिटर एज आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास ऑल्सो, जिसने उधार दिया है, एंड बी इज द डेटर, जिसने जो कर्जदार है। तो बिल प्रॉमिसरी नोट में आपने देखा था कि जो डेटर है वो प्रॉमिस करता है, आई प्रॉमिस टू पे। इसमें क्या होता है, जो क्रेडिटर है, एक मान लो एक क्रेडिट सेल हुई है, ए और बी के बीच में एक क्रेडिट सेल हुई है, मान लो 10,000 रुपीज की, कि एक कोई गुड सप्लाई हुआ है, उसके बदले में 10,000 रुपीज उसमें देना है। तो जो बी है, बी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैं थोड़े दिनों बाद दे दूंगा। तो ए ने उससे कहा ठीक है, तुम थोड़े दिनों बाद तो दे दोगे, बट तुम कोई कुछ तो ड्रॉ करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर कोई कुछ भी मुझे दोगे नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट दोगे नहीं मुझे, तो कैसे मैं, अगर मान लो कल को तुमने मना कर दिया तो फिर मैं लूंगा कैसे। तो यहां पर मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस और प्रेजेंटेशन दोनों ही होती है। इसमें इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और इसको प्रेजेंट भी किया जाता है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा वो कौन होगा, वो होगा ड्रॉअर। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने ड्रॉ किया वो हो गया आपका ड्रॉअर, और जिसके ये हो गया आपका बी, हो गया आपका ड्रॉई। ये आपका क्रेडिटर हो गया जिसने ड्रॉ करा, तो ये आपका ड्रॉअर हो गया। ये क्या कहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब है आइदर पे मी और टू माय ऑर्डर। इसको समझ लेना ध्यान से, आइदर पे मी और टू माय ऑर्डर। या तो मुझे दे देना जो पैसे हैं, या फिर मैं जिसको कहूंगा तुमको देने के लिए उसको दे देना। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। तो ये आपका हो गया ड्रॉअर और ये हो गया ड्रॉई। ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, और ड्रॉ करके वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्टेंस के लिए सेंड करेगा। ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया उसको सेंड करेगा किसके पास, बी के पास। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी मैं उसको दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने ड्रॉ किया कि तुम्हें मुझे इतने पैसे देने हैं, उसके लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कराया, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी। ए इज द क्रेडिटर, बी इज द डेटर। बी से पैसे लेने हैं ए को, ए ने उधार दिया है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के बाद वो दो कॉपी ड्रॉ करता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो किसके पास सेंड करता है, उसके पास जो कि डेटर है। और वो उसमें क्या करता है, उसको साइन करता है, और साइन करके एक कॉपी, इसकी दो कॉपी वो बनाता है। जो क्रेडिटर है, जो ड्रॉअर है, उसने ड्रॉ करके एक कॉपी उसने डेटर को सेंड कर दी, एक कॉपी उसको, सॉरी, उसने डेटर को सेंड कर दी, और डेटर ने एक कॉपी साइन करके उसको दोबारा क्रेडिटर को वापस कर दिया। तो वो क्रेडिटर के पास आ गया। अब जो क्रेडिटर के पास आ गया, अब ये क्या हो गया आपका, इसके पास जो था, जो डेटर के पास था, इसको हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। ये हो गया आपका बिल्स पेएबल। और जो ये क्रेडिटर के पास आ गया, इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये जो टर्म्स है ना, इसको आप जरूर याद रखें, ये आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, तो आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आगे के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ए इज द सेलर, ए इज द क्रेडिटर, ए इज द ड्रॉअर, ये तीनों कैपेसिटी में ए ही है।
इसने बी को दिया, बी इज द ड्रॉई, बी इज द बायर, बी इज द डेटर, बी वहां पर डेटर है। अब यहाँ पर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट किया, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेलर ने उसको भेजा उसको एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर उसने साइन किया, साइन करके उसने दोबारा से उसको सेंड कर दिया सेलर को, क्रेडिटर को, ड्रॉअर को, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था। तो इसके पास जो बिल आया ये हो गया बिल रिसीवेबल, और इसके पास जो इसने जो साइन करके भेज दिया ये हो गया एक बिल्स पेएबल, जो इसके पास ये एक कॉपी इसने अपने पास रख ली और एक कॉपी इसको सेंड कर दी। तो ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर जो है वो सेलर ही होगा, क्रेडिटर ही इसको ड्रॉ करेगा। नाउ कम टू अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट इज सिंस इट इज निगोशिएबल इट मींस इट इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब क्या है कि अब ये ए क्या है, मान लो सी को ये ट्रांसफर कर देता है, ए ने सी को कुछ पैसे देने हैं, मान लो ए डेटर है सी का, सी क्रेडिटर है, और सी ए ने पैसे लेने हैं। तो ए ने कहा कि सी को कि ठीक है मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, तुम ये पकड़ो बिल ऑफ एक्सचेंज, तुम बी से पैसे ले लेना। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो 10,000 रुपीज है इसका ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे बीच में, बी ने ये पे करना है, तुम ये बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ो, तुम इससे ले लेना। ये इसको एक बात यहां पर और बता दूं, इस बात को ध्यान रखना, जस्ट लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स को, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को या बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक्स को, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको आप n नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको 2 बार या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ही ट्रांसफर करेंगे, बट बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योर होने से पहले, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर मान लो 3 मंथ इसकी 3 मंथ्स की मैच्योरिटी है कि 3 मंथ्स का इसकी वैलिडिटी है, तो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज, ये 3 डेज क्या है आपका ग्रेस पीरियड है, ये इसमें 3 दिन का ग्रेस मिलता है, तो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज। तो उससे पहले जो मैच्योरिटी से पहले आप एक इंस्ट्रूमेंट को, आइदर इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और जो भी है, उसको आप n नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब डी से मान लो कि डी ने ई को ट्रांसफर कर दिया, अब उसके बाद ई गया बी के पास, जब समय हुआ 3 मंथ्स 3 डेज, मान लो 3 मंथ्स 3 डेज का जब टाइम पीरियड पूरा हुआ, तो ये बी के पास गया, बोला कि मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज से जो पैसे मिलने हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, जो मुझे ट्रांसफर होकर मुझे मिला है, अब आपने ये पैसे देने हैं। तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को देखकर इसने उसको पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, ठीक है, बात हो गई, डिस्चार्ज हो गया। अब यहां पर अगर बी ने पैसे नहीं दिए, मान लो बी ने मना कर दिया, बी ने कहा नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, बी कोई हिटलर है, गुंडा है, कोई भी ऐसा शख्स है जिस या फिर उसने कहा मेरे पास फंड नहीं है, मैं नहीं दे सकता, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कोविड की वजह से बिजनेस हमारा डाउन है, उसने मना कर दिया, जो भी वजह हो, व्हाटएवर बी द रीजन, इसने मना कर दिया। अब ई क्या करेगा, ई डी के पास जाएगा उसको पेमेंट लेने के लिए, जो पेमेंट उसने लेनी थी। अगर मान लो सपोज इफ डी इज नो मोर, डी एक्सपायर हो गया है, तो फिर ई सी के पास भी आ सकता है। यहां पर ये समझने वाली बात है, यहां पर पॉइंट, ए ने ट्रांसफर किया, बिल ऑफ एक्सचेंज में कहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा पे मी और टू माई ऑर्डर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज या तो आइदर ए ने खुद ही ले लिया पेमेंट अगर इसकी, तो वही डिस्चार्ज हो गया है ये, अगर ए ने ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर करने के बाद बी ने पेमेंट कर दी, तो हो गया उसमें, वहां पर डिस्चार्ज हो गया, ड्रॉई ने पेमेंट कर दी। अब लेकिन अब ये जो है, अगर इसने पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट अगर नहीं की तो इसके पास क्या ऑप्शन है, जो ई है, ई के पास ऑप्शन है कि ई डी के पास जाएगा जिसने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर किया था। अगर मान लो डी एक्सपायर हो गया है या डी की डेथ हो गई है या फिर जो भी वजह है डी नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करेगा, सी के पास जाएगा। सी जब कहता है, सी कहेगा मेरे और तुम्हारे बीच में कोई प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे और मैंने तुम्हें ट्रांसफर नहीं किया है, तुम्हें डी ने ट्रांसफर किया है। तो ये जो ई है, इसको हम कहते हैं, ध्यान से समझना इसको, ये कहता है कि आई एम होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये समझ लेना ये टर्म्स। ये जो ई है, ये होल्ड करता है बिल को, ये जो ई है
E holds bill. E holds bill for valuable consideration. Valuable consideration. तो ये आपका क्या हो गया, ये कहता है मैं हूं HDC होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहां पर HDC के लिए क्या शर्त होती है कि HDC जो बिल को होल्ड करता है, बिल, HDC इज अ पर्सन हु होल्ड्स बिल फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसको ट्रांसफर होकर के मिला है वो बिल, वहां तक बात ठीक है। लेकिन HDC के साथ एक शर्त क्या है कि वो गुड फेथ में होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, उसने चोरी नहीं की हो उसको, इसने HDC ने वो बिल्स चुरा ना लिए हों कि उसने चोरी करके वो B से पैसे मांगने कर गया है उस बिल के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बिल को ये दो कंडीशन HDC को फुलफिल करने होते हैं। HDC होने के लिए उसको ये टू कंडीशंस उसको फुलफिल करने होते हैं कि एक उसने बिल को होल्ड किया हुआ है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और दूसरा गुड फेथ, गुड फेथ में बोनाफाइडली, कोई चोरी नहीं की है बिल को। अब ई के पास ये अथॉरिटी है, ई को, ई अब कहीं भी जा, ई सी के पास भी जा सकता है, ई ए के पास भी जा सकता है। नौ, अब एक कंडीशन अराइज होती है, मान लो ए भी अगर नहीं मिलता है, क्योंकि ए इज द ड्रॉअर, जिसने ड्रॉ किया था बिल को, ए इज द ड्रॉअर। अब ये ए भी अगर नहीं मिलता है या ए की भी डेथ हो जाती है, तो फिर ई के पास क्या ऑप्शन होते हैं, अब समझना इसको ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लो इसको, आपको कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट देखो, मैं फिर से दोबारा से इसको आपको रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, 10,000 रुपीज की सेल हुई, क्रेडिट सेल हुई, उधार पर दिया गया, जो क्रेडिटर था जिसने उधार दिया था उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, वो ड्रॉवर हो गया। बी डेटर है, कर्जदार है, बायर है जिसने सामान खरीदा था, अब ये क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। सेलर ने उसके पास, क्रेडिटर ने, ड्रॉअर ने उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज की एक कॉपी भेजी, उसने साइन किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस होती है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये देखो, ये वाला जो यहां पर हुआ पॉइंट, ये यहां पर एक्सेप्ट हुआ ए और बी से, और लास्ट में जो ई ने फिर दोबारा इसके पास जब दिया 3 मंथ्स 3 डेज के बाद, तो ये यहां पर प्रेजेंट किया इसने, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंटेड बिल, हियर प्रेजेंटेड एंड हियर एक्सेप्टेड। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे प्रोमिसरी नोट में आपने देखा था उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होती है, उसमें उसको दे दिया उसको, तो यहां पर फिर इसको लास्ट में इसको बिल को प्रेजेंट किया और पहले वहां पर एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद उस बिल को, बिल को ट्रांसफर किया गया सी को, सी ने डी को ट्रांसफर कर दिया, डी ने ई को ट्रांसफर कर दिया, ई पैसे लेने बी के पास गया, बी ने पैसे नहीं दिए, अब ई डी के पास गया, डी के बारे में पता लगा कि डी इज नो मोर, नौ ई, अब ई सी के पास आया, तो सी के पास आकर कहता है, तो सी पूछता है तुम कौन हो, तो ये कहता है मैं हूं HDC होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जो बिल को होल्ड करता है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ, बोनाफाइडली, चोरी नहीं की है उसने। अब इस HDC के पास क्या है कि अब अगर सी नहीं मिलता है तो ये सी भी नहीं मिलता, तो ये ए के पास जाएगा। अगर, अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर ए भी नहीं मिलता है, अगर ए भी नहीं मिलता है तो ई क्या करेगा, तो ई फिर बी के अगेंस्ट सूट ला सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना। ये जो ड्रॉई था, ड्रॉई कौन था, बी था, ई को HDC है, ई को ट्रांसफर हुआ है, ये इंडोर्स किया इसने, ए ने इंडोर्स किया, सी को सी ने इंडोर्स किया, डी को डी ने इंडोर्स किया ई को। तो यहां पर अब ये ई जो है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ई यहां पर सूट ला सकता है बी के अगेंस्ट, और किसके नाम से, अपने नाम से। आपने आप ये लाइन नोट डाउन कर लो कि HDC कैन फाइल सूट अगेंस्ट ड्रॉई इन हिज ओन नेम। HDC, आई एम रिपीटिंग, HDC कैन फाइल सूट अगेंस्ट ड्रॉई इन हिज ओन नेम। अब ये ई यहां पर लाएगा, अब ये पूछेगा कि हमारे और तुम्हारे बीच के, अगर बी कहता है तुम्हारे और हमारे के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं ड्रॉई हूं, ए ड्रॉअर था, तुमने मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया है। तो यहां पर ये समझ लेना, एक टर्म आती है असाइनमेंट, एक टर्म होती है जो आप बाद में भी इसको पढ़ेंगे, असाइनमेंट। तो यहां पर ये HDC जो है, HDC इज इक्वल टू असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर कि HDC इज इक्वल टू
असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? असाइनी है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये एचडीसी क्या है? एचडीसी यहां पर सूट फाइल कर सकता है इन हिज ओन नेम। एचडीसी में फाइल सूट अगेंस्ट ड्रॉई इन हिज ओन नेम। तो ये असाइनमेंट के जरिए, जो असाइनमेंट आप इसमें आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर ये क्या हो गया? एचडीसी आपका असाइनी हो गया। तो दिस इज व्हाट बिल ऑफ एक्सचेंज इज, असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एचडीसी इज असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चेक बड़ा कॉमन टर्म है, हम सबने सुना है चेक, कई बार सुना है, बार बार सुना है। अब चेक के बारे में समझते हैं। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो राइटली चेक। चेक के बारे में एक चीज सबसे पहले ये जान जाओ कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कैसे? इसको समझते हैं। ये मान लो एक चेक है, दिस इज अ चेक। चेक के ऊपर आपने देखा होगा यहां लिखा होता है पे, ठीक है, फिर यहाँ ये ऐसे ये फॉर्मेट होता है, फिर नीचे ये लाइन होती है जो ऐसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये बैंक के डिटेल्स होते हैं, बैंक डिटेल्स होते हैं यहाँ पर, इस जगह पर ये सिग्नेचर होते हैं, राइट। अब ये देखो यहाँ पर ये चेक जब आपने, अब यहां जब आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, यहां आपने नाम नहीं लिखा, किसको पे करना है, ये जो चेक का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें स्क्रीन पर इस फॉर्मेट में सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि आपने ये जो चेक दिया यहां पर आपने नाम नहीं लिखा किसी का, पे टू हुम। जब आपने नाम नहीं लिखा तो वो चेक कौन सा हो गया? वो चेक हो गया बेयरर चेक। उसमें आपने कोई नाम नहीं लिखा, जिसको बेयरर चेक कहने का मतलब है पेएबल ओवर द काउंटर। वहां आप काउंटर पर लेकर जाएगा, उस चेक के ऊपर जो भी अपना नाम लिख लेगा वो बंदा उसको लेकर जाएगा और वहां पर काउंटर पर दिखाकर पैसे ले लेगा। अगर आपने बेयरर का नाम नहीं लिखा है तो इस जगह पर अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, बाकी आपने अमाउंट लिख दिया है, सिग्नेचर कर दिया है, बट कोई नाम नहीं लिखा है, तो ऐसे चेक्स जो होंगे इनको हम कहेंगे बेयरर चेक। दूसरे तरह का चेक कौन सा होता है? ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में आप क्या करते हो? उसमें आप नाम लिखते हो, यहां पर XYZ जो भी नाम है उसको यहां पर आप लिखेंगे, आप इस जगह को फिल करेंगे। तो जब नेम फिल किया आपने, जब आपने नेम फिल किया तो वो हो गया आपका ऑर्डर चेक। जब आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो हो गया आपका बेयरर चेक। ब्लैंक जब आपने छोड़ा तो वो हो गया आपका बेयरर चेक। अब बेयरर चेक में क्या है कि नेम ऑफ पे इज ब्लैंक, यहां पर उसका नाम आपने लिखा ही नहीं। अब इसमें एक चेक और होती है, बेयरर चेक आपने समझ लिया, ऑर्डर चेक समझ लिया। ऑर्डर चेक में जिसमें नेम फील्ड हो गया। अब एक होता है, एक हम कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड कहने का मतलब होता है, या चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा ट्रंकेटेड को, पहले हम इसको यहां पर इसको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। यहां पर एक और हो सकता है ए सेल्फ, यहां सेल्फ भी आप लिख सकते हैं, पे की जगह जब आप सेल्फ लिखते हैं, तो ये जब सेल्फ लिखते हैं आप, तो यहां पर वो सेल्फ कहने का मतलब है कि आप जाओगे, जैसे आपने अगर चेक अपना सेल्फ लिखा है तो आप खुद ही जाओगे वहां पर, उसको आप बैंक के पास जाओगे, काउंटर के ऊपर जाओगे और वहां पर से पैसे लेकर आ जाओगे। बेयरर चेक है जिसको आपने दिया या फिर जिसको भी मिला उसने अपना नाम उसके ऊपर फिल किया और काउंटर के ऊपर पैसे लेकर आ गया। ऑर्डर चेक में आपने नाम लिखा और वहां पर उसको, और नाम लिखा जिसके नाम से लिखा है वो उसको पेमेंट होगी। लेकिन अब यहां पर ऑर्डर चेक में एक खतरा क्या है
कि अगर मान लो ये किसी कंपनी के नाम से है, किसी कंपनी के नाम से है, उसका कोई एजेंट है, और वो एजेंट क्या करता है, वो फ्रॉड करता है। वो फ्रॉड करके क्या करता है, एक इंडोर्समेंट वो ले लेता है फ्रॉड करके कि भाई मुझे दिया गया है ये चेक और मैं इसको यहाँ पर आ करके अब उसके ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर आकर के जो उसका एजेंट है, जो उसका मैनेजर है, कोई भी, वो आकर के वहां बैंक के ऊपर गया, बैंक के काउंटर के ऊपर गया और काउंटर से वहां से पेमेंट लेकर आ गया। तो ये जो फ्रॉड है, इसको रोकने के लिए हम चेक के ऊपर क्या करते हैं, चेक जैसे ये है, ये मान लो चेक है, तो चेक के ऊपर क्या करते हैं, इस एक ये 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान से समझना, शायद आप लोगों में जिसने ट्रांजैक्शन किया उनको ये सारी चीजें पता है, फिर भी आप इसको समझना कि ये 2 लाइन जो ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में कौन कौन सा सेक्शन बात करता है, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 123 ऑफ एनआई एक्ट, सेक्शन 124 ऑफ एनआई एक्ट एंड सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट। ये जो चेक के ऊपर दो, चेक के कॉर्नर के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ किया गया है, 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये देखना, ये जब ड्रॉ कर दिया जाता है, क्योंकि चेक से हमारा पर्पस जो चेक देना है, तो उसका पर्पस ये भी है कि कोई फ्रॉड ना हो, वो सही जगह पर जिसके नाम से इश्यू किया गया है उसको मिले। चेक ट्रांसफर जो आपने किया है एक्सचेंज को, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज आपने जो ट्रांसफर किया, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कंफ्यूज मत होना इसमें, जो आपने ट्रांसफर किया है तो उसको मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, इसमें 3 तरह के लाइंस हो सकते हैं। ये जनरल लाइंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसका मतलब ये है, ये जो 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए गए हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, 2 पैरेलल ट्रावर्स लाइन, इसका पर्पस ये है कि जो अकाउंट पेई है ये, उसके अकाउंट में ही जाएगा ये पैसा, नॉट पेएबल ओवर द काउंटर। फर्स्ट थिंग इज दिस चेक इज नॉट पेएबल ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर ये पे नहीं किया जाएगा। इसको पे कहां किया जाएगा, अकाउंट में जाएगा। जैसे आपने चेक जमा करा दिया तो भी वो अकाउंट में जाएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे कंफ्यूजन होता है, इसमें ड्रॉवर कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा और पेई कौन होगा, ये एक कंफ्यूजन होती है इसमें सबसे अधिक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, अब आगे बढ़ने से पहले, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर कौन हुआ, जिसने चेक लिखा, मैंने चेक इश्यू किया, जिसने चेक, हु हैज इश्यूड द चेक, मैंने चेक इश्यू किया, मैं हो गया ड्रॉवर। ड्रॉई कौन होगा इसमें, ड्रॉई बैंक होगा। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोहिणी में मेरा अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोहिणी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोहिणी ये ड्रॉई बैंक होगी, ध्यान से समझना। और पेई कौन होगा, जिसके नाम से आपने चेक इश्यू किया है वो पेई होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तीनों में ही ये अलग अलग है। प्रॉमिसरी नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे आपने समझा था उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको चेक से ही समझ लें कि चेक जिसने इश्यू किया है वो ड्रॉवर है, जो बैंक है वो ड्रॉई बैंक है, और पेई कौन है, जिसके नाम से आपने चेक इश्यू किया है। जब आप कहते हैं पे XYZ मींस पेई इज XYZ। नेम हम जब कहते हैं कि यहां पर आपने कुछ नहीं लिखा है, व्हेन द चेक इज बेयरर चेक, इट मींस नेम ऑफ पेई इज ब्लैंक, नेम ऑफ पेई इज ब्लैंक, PAYEE, पेई का नाम नहीं लिखा है। ऑर्डर चेक में क्या है, आपने पेई का नाम लिखा है ऑर्डर चेक में। अब यहां पर जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है, उससे बचने के लिए कि कोई इंडोर्स करा करके कोई एजेंट या कोई मैनेजर उस चेक को यूज ना कर ले, उसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। तो ये जो सेक्शन 123 है, ये इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग या क्रॉस्ड चेक हम बोलते हैं इसको। इसका सबसे जो इसका क्रॉसिंग का मतलब मीनिंग ही यही है कि ये बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे, पहली बात। अब ये क्रॉसिंग 3 तरह से होती है आपकी। एक तो आपने ऐसे कर दिया, बैंक अकाउंट में चला गया, 123, 124 एंड 130। 123 आपका कहती है जनरल क्रॉसिंग, 123 क्या कहती है, जनरल क्रॉसिंग।
124 आपकी बात करती है स्पेशल क्रॉसिंग की, ध्यान से समझना, सेक्शंस भी लिख नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ। एंड 130 इज नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। तो ये तीन तरह के क्रॉसिंग है आपके। एक है आपका 130 में विच इज नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, एक है आपका 124 में विच इज स्पेशल क्रॉसिंग, एक है आपका 123 में विच इज जनरल क्रॉसिंग। तो 123 में मान लो कि आपने ये ड्रॉ कर दिया, या फिर यहां पर आपने बीच में आपने लिख दिया उसका नाम, जिस कंपनी के नाम से या मान लो जिसके भी नाम से आपने लिखा है, जिसके अकाउंट में जाना है उसका नाम लिख दिया। अब स्पेशल क्रॉसिंग में क्या करते हो आप? स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि ये जो आपका लेफ्ट कॉर्नर पर जो आपने ये ड्रॉ किया है, यहां मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इसके पास आप यहां पर बैंक का नाम लिख देते हो। जैसे आपने नाम लिख दिया यहां पर पीएनबी, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, आप उस बैंक का नाम लिख देते हो। मींस ये जो चेक है ये अकाउंट में, उसी अकाउंट में जमा होगा जो पीएनबी अकाउंट होगा, जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होगा, उसमें ही जमा होगा। ये 124 जो बात करती है स्पेशल क्रॉसिंग की, और 130 जो बात करती है वो क्या होता है? नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। तो वहां पर आप क्या लिखते हैं? यहां पर आप इस क्रॉस, इस लाइन के बीच में लिख देते हैं नॉट निगोशिएबल। नॉट निगोशिएबल, ये नॉट निगोशिएबल जो सेक्शन 130 में है, ये क्यों दिया जाता है? ये प्रोटेक्शन है अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये जब आपने एक क्रॉसिंग करके, ध्यान से समझना, ये तीन तरह के क्रॉसिंग हुई। फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग, सेकेंड इज बैंक के नाम से जो स्पेशल क्रॉसिंग हुई, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज सेक्शन 130 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। तो जो नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग है उसमें आप क्या करते हो कि यहाँ पर इस जो दो लाइन आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो दो क्रॉसिंग लगाई है, क्रॉस जो किया है, उसके बीच में आप नॉट निगोशिएबल या एनएन भी लिख देते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एचडीसी, कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको यूज ना कर सके। मतलब वो जिसके अकाउंट में जो पेई है, जो पेई का बैंक अकाउंट है, उसके अकाउंट में ही वो जाएगा। तो ये बात हो गई आपकी क्रॉसिंग की। पेमेंट शुड नॉट बी, क्रॉसिंग करने का मतलब ये कि पेमेंट शुड नॉट बी मेड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट अकाउंट में जाएगा। बाकी बेयरर ऑर्डर आपने समझ लिया, नाम नहीं लिखना, नाम फिल करेंगे तो ऑर्डर होगा, नाम ब्लैंक छोड़ दिया तो बेयरर चेक हो गया। अब आते हैं, क्या होता है कि जब आप चेक डिपॉजिट करते हो तो कई बार आपने देखा होगा चेक डिपॉजिट करने में कि आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है, जो चेक मिला है वो पंजाब नेशनल बैंक से मिला है। तो अब इस बीच में, इसके बीच में आरबीआई की एक कड़ी है। आरबीआई है अब दो बैंकों के बीच में। इन दो बैंकों के बीच में कौन है? आरबीआई है। अब आरबीआई क्या करती है इन दो बैंकों के बीच में? एसबीआई और पीएनबी, ये दो बैंक आ गए आपके। इन दोनों बैंकों के बीच में अब यहां पर आरबीआई का रोल है। तो पहले क्या था कि पहले जो इसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा मुश्किल था। मान लो आपने चेक जमा किया तो फिर वो कलेक्शन सेंटर्स जो था वहां जाता था, फिर वहां से एसबीआई में जा गया, फिर वहां से वो अप्रूव हो, जो सिग्नेचर है, जो आपने सिग्नेचर किया हुआ है चेक के ऊपर, उसको देखा जाता था कि उसकी वो आपने जो अकाउंट जब ओपन किया था तो जो सिग्नेचर थी उससे उसको मैच करते हैं। मैच करने के बाद देखते हैं कि हाँ वो सेम सिग्नेचर है, फिर उसको वापस करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस में काफी टाइम लगता था। तो एक फॉर्मूला आया ट्रंकेटेड। ये ट्रंकेटेड जो वर्ड मैंने यूज किया था इसको समझ लो। ट्रंकेटेड कहने का मतलब है स्कैन्ड इमेज। जब आप ट्रंकेटेड चेक की बात करते हैं तो ट्रंकेटेड चेक यहां पर कहने का मतलब है उसकी स्कैन्ड इमेज। उसको स्कैन करके, जैसे चिट्ठी देर से जाएगी बट ईमेल जल्दी पहुंच जाएगा, होता है ऐसा। पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लिखो, कुरियर भेजो, कितना देर से जाएगा, या कुरियर भी सेंड करो। लेकिन अगर मान लो उसको स्कैन करके और उसको सेंड कर दिया जाए दूसरे बैंक को, तो ये प्रोसेस ये जल्दी हो सकता है, ये जल्दी हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो स्कैन्ड इमेज जो भेजा जाने लगा फॉर क्लियरेंस, तो ये यहाँ पर ये जो वो जो चेक हुए, जो स्कैन्ड इमेज वाले चेक हुए फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस, ये हो गए आपके ट्रंकेटेड चेक। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंकेटेड चेक। और अब और एडवांसमेंट हो गई है, अब आपके पास ई चेक भी आ गया है। ई चेक में क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर से आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपका
बैंक अकाउंट है जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो आप यूज करते हैं उसको यूज करके आप डिजिटल सिग्नेचर आप करते हैं उसके ऊपर और डिजिटली वो सारा कुछ चला जाता है। ई चेक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। ई चेक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो ये हो गया आपका चेक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। ये मैं इसको दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसने चेक ड्रॉ किया है, जिसने चेक इश्यू किया है वो ड्रॉवर है। जिस बैंक का चेक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो ड्रॉई बैंक हो गया। जिसके नाम से आपने चेक इश्यू किया है वो पेई हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, ड्रॉई बैंक होगा, ड्रॉई बैंक, ड्रॉवर हु हैज इश्यूड द चेक। Two types, bearer and order. Bearer check in which name of payee is blank, जिसमें पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्लैंक चेक उसको जनरल भाषा में हम बोलते हैं ब्लैंक चेक दे दिया है उसने, नाम भर लो कोई भी और जाकर के इट इज पेएबल ओवर द काउंटर, वहां जाकर के ले लो। ऑर्डर चेक में नाम उसमें फिल करते हैं पेई का। उसको फ्रॉड से बचाने के लिए कि कोई उसका एजेंट या कोई भी फ्रॉड ना करे, इंडोर्समेंट लेकर के, फॉल्स सिग्नेचर लेकर के पेमेंट ना ले ले काउंटर के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होता है अकाउंट पे ही किया जाता है उसको। उसके लिए क्रॉसिंग की जाती है, चेक क्रॉस चेक बनाया जाता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर 2 क्रॉसिंग्स होती हैं। ये 123, 124, 130 में इसके बारे में बात की गई है। ये क्रॉसिंग 3 तरह की होती है, एक जनरल क्रॉसिंग है, दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग है जिसमें बैंक का नाम लिखते हैं, तीसरा नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग है। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग एचडीसी से प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको यूज ना कर सके। नॉट निगोशिएबल जिसके नाम से है वहीं पर वहीं जाएगी, उसी के अकाउंट में जाना है। और जो बैंक का नाम जिसमें लिख दिया गया क्रॉसिंग में मींस उसके उसी बैंक अकाउंट में जाएगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसी बैंक के अकाउंट में जाएगा, राइट। उसके बाद ट्रंकेटेड चेक आप समझ गए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस, जो स्कैन्ड इमेज होती है चेक की। और ई चेक यू अंडरस्टूड, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चेक बाय द थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। तो ये हो गया आपका चेक।